नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल द लॉ एडवाइस पर। डालते हैं कानून से जुड़ी खबरों पर एक नजर। पहली खबर है वक्त संशोधन अधिनियम 2025। क्या है मामला और क्यों पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। साल 2025 में पारित वक्त संशोधन अधिनियम को लेकर देश की सियासत और कानूनी गलियारों में हलचल मच गई है। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद जिया उर रहमान ने इस अधिनियम को भारतीय संविधान के खिलाफ बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उनका कहना है कि ये संशोधन मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों, उनकी संस्थानों की स्वायत्तता और संपत्ति के संरक्षण के मूलभूत सिद्धांतों पर हमला करता है। क्या है वक्फ और उसका महत्व। वक्फ एक इस्लामिक धार्मिक सामाजिक व्यवस्था है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को ईश्वर के नाम पर दान करता है ताकि उसका उपयोग सार्वजनिक या धार्मिक हितों के लिए हो सके, जैसे मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान या सामाजिक सेवाएं। भारत में वक्फ संपत्तियों का प्रशासन वक्फ बोर्ड के अधीन होता है। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 में क्या बदल गया है। इस अधिनियम में कई प्रमुख बदलाव किए गए हैं, जिनमें शामिल है वक्फ घोषित करने के लिए 5 साल तक इस्लाम मानने की शर्त, वक्फ बाय यूजर की व्यवस्था को खत्म करना, वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति की अनुमति, वक्फ संपत्तियों की देखरेख में जिला प्रशासन की भूमिका बढ़ाना, वक्फ संपत्तियों पर ट्रांसफर या लीज के नियमों को कठोर करना। सांसद जिया उर रहमान की याचिका में क्या तर्क है। धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला, अनुच्छेद 25। याचिकाकर्ता का कहना है कि किसी व्यक्ति को वक्फ बनाने के लिए कम से कम 5 वर्षों से मुस्लिम होना जरूरी बताया है। धार्मिक आज़ादी में हस्तक्षेप हो रहा है इससे। ऐसा कोई नियम इस्लामिक शरीयत में नहीं है। धार्मिक संस्थानों की स्वायत्तता पर अतिक्रमण, अनुच्छेद 26। वक्फ बाय यूजर की परंपरा को हटाना, यानी जहां किसी संपत्ति का लंबे समय तक धार्मिक उपयोग होता है उसे वक्फ मान लिया जाता है। यह अधिकार अब खत्म कर दिया गया है। भेदभाव, अनुच्छेद 14 और 15। याचिका में कहा गया है कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति अन्य धार्मिक संस्थानों की तुलना में असमानता पैदा करती है। हिंदू, सिख, ईसाई संस्थानों में ऐसा प्रावधान नहीं है। संपत्ति के अधिकारों पर असर, अनुच्छेद 300A। अधिनियम में जिला कलेक्टर को वक्फ संपत्ति की स्थिति तय करने का अधिकार देने से वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता कमजोर होती है और ये संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन है। राजनीतिक पृष्ठभूमि और आलोचना, सांसद जिया उल रहमान ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि वह कानून बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा से प्रेरित है, जो मुस्लिम धार्मिक संस्थानों को नियंत्रित करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा है कि ये कानून एक छिपा हुआ हमला है जिससे मुस्लिम समाज की आत्मनिर्भर धार्मिक व्यवस्था को समाप्त किया जा रहा है। इसमें सरकार का पक्ष क्या है। अब तक केंद्र सरकार की ओर से कोई विस्तृत आधिकारिक जवाब सामने नहीं आया है, लेकिन पहले के बयानों में सरकार ये कहती रही कि वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता, जवाबदेही और भ्रष्टाचार रोकने के लिए ये संशोधन किए गए हैं। अदालत से क्या उम्मीद की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है और केंद्र को नोटिस जारी किया है। इस केस से तय होगा कि क्या वक्फ बोर्ड जैसे धार्मिक निकायों में सरकार की भूमिका सीमित रहेगी या बढ़ेगी। साथ ही ये मामला धार्मिक स्वतंत्रता और सरकारी नियंत्रण के बीच संतुलन को लेकर भी मिसाल बन सकता है। अगली खबर का रुख करें तो दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला में कहा है कि ट्रेन में यात्रा करते समय अपने सामान की सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद यात्रियों की होती है। रेलवे तभी जिम्मेदार माना जाएगा जब यह साबित हो कि चोरी रेलवे कर्मचारी की लापरवाही के कारण हुई है। यह फैसला उस याचिका पर आया जिसमें एक यात्री ने कहा कि 2013 में नई दिल्ली से नागपुर यात्रा के दौरान उसका बैग चोरी हो गया था। बैग में लैपटॉप, कैमरा, चार्जर और अन्य कीमती सामान था। यात्री ने पहले जिला और राज्य उपभोक्ता फोरम में शिकायत की, जहां से उसे मुआवजा भी मिला, लेकिन बाद में राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग यानी कि NCDRC ने यह फैसला पलट दिया। यात्री ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा कि ट्रेन का कंडक्टर मौजूद नहीं था और कोच अटेंडेंट सो रहा था, लेकिन हाईकोर्ट ने दलील स्वीकार नहीं की क्योंकि चोरी और कर्मचारियों की लापरवाही के बीच कोई सीधा संबंध नहीं पाया गया। रेलवे की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि यात्री ने अपना सामान बुक नहीं कराया था और वह चाहता
तो कोच में दिए गए लोहे के छल्लों का इस्तेमाल कर बैग को सुरक्षित कर सकता था। इसलिए रेलवे किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। कोर्ट ने एनसीडीआरसी के फैसले को बरकरार रखा और कहा कि केवल चोरी हो जाने से रेलवे को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को एक 18 सेकंड की वीडियो की पुनः अपलोडिंग पर कड़ी आपत्ति जताई, जिससे पहले न्यायालय ने निजता के अधिकार की रक्षा के लिए हटाने का आदेश दिया था। न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक्स प्लेटफॉर्म के कई उपयोगकर्ताओं को नोटिस जारी किए, जिन्होंने अदालत के आदेश की अवहेलना करते हुए वीडियो अपलोड किया था। सुनवाई के दौरान इंस्टाग्राम के वकील ने सूचित किया कि प्लेटफॉर्म ने वीडियो से संबंधित एक URL की पहचान की है। उन्होंने इसे हटाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई, लेकिन बताया कि वीडियो 27 जुलाई 2024 को अपलोड किया गया था, जो मामले के दर्ज होने और अदालत के आदेश से पहले की बात है। उन्होंने सुझाव दिया कि अपलोड करने वाले को स्वेच्छा से इसे हटाने का अवसर दिया जाए। अदालत ने एक्स प्लेटफॉर्म के एक प्रतिनिधि को दिन में बाद में उपस्थित होने का निर्देश दिया और पक्षों को दोपहर 12:30 या 1 बजे फिर से सुनवाई के लिए बुलाया। पीठ ने संबंधित उपयोगकर्ताओं को नोटिस जारी किया और सभी संबंधित प्लेटफॉर्म को निर्देश दिया कि वह वीडियो को उन सभी खातों से हटाए जहां इसे पोस्ट किया गया। इसके अलावा अदालत ने निर्देश दिया कि यदि इल्मी या उनकी कानूनी टीम विवादित क्लिप के अतिरिक्त अपलोड की पहचान करती है तो वह संबंधित प्लेटफॉर्मों को सूचित करे, जो तत्परता से सामग्री को हटाने के लिए बाध्य होंगे। अगली खबर है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में निर्णय दिया कि मानव दांत भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 324 के तहत खतरनाक हथियार नहीं माने जाते। ये धारा खतरनाक हथियारों या साधनों से स्वेच्छा से चोट पहुंचाने से संबंधित है। अदालत ने कहा कि काटने से चोट हो सकती है, लेकिन दांत शरीर का प्राकृतिक हिस्सा है और उन्हें कानूनी रूप से खतरनाक हथियारों के समान नहीं माना जा सकता। न्यायमूर्ति विभा कंकणवाड़ी और संजय देशमुख की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के 2004 के शकील अहमद मामले का हवाला देते हुए परिवार के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई को रद्द कर दिया। उस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि मानव दांत IPC की धारा 326 के तहत घातक हथियार नहीं है, जो खतरनाक हथियारों से गंभीर चोट पहुंचाने से संबंधित है। अगली खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 447 धोखाधड़ी के लिए दंड के तहत अपराधों में अग्रिम जमानत सहित जमानत तब तक नहीं दी जा सकती जब तक 2 शर्तें पूरी न हो। पहली, सरकारी अभियोजन को जमानत आवेदन का विरोध करने का अवसर दिया जाए, और दूसरी, यदि अभियोजन विरोध करता है तो न्यायालय संतुष्ट हो कि आरोपी दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए कोई अपराध नहीं करेगा। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने यह भी कहा कि ये शर्तें अनिवार्य है, जैसे कि पहले धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के संदर्भ में निर्णय लिया गया था। अगली खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए गोल्डन आवर के दौरान कैशलेस उपचार की योजना बनाने में विफल रहने पर फटकार लगाई। न्यायमूर्ति अभय अशोका और उज्जवल भुवन की पीठ ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव को 28 अप्रैल 2025 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया, ताकि इस चूक का स्पष्टीकरण किया जा सके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ और अहम कानूनी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहे द लॉ एडवाइस।